हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी की जो 6 चैप्टर है पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ है पार नजर के। जो नजर के पार होता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है ना। तो ये चैप्टर का जो शीर्षक है क्या, पार नजर के, जो हमें नजर के पार दिखाई नहीं देता। नजर यानी जो हमारी आँख, हमारी दृष्टि है, तो जो हमारे आंखों से ओझल रहता है। तो शुरू करते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। तो वहाँ एक सुरंगनुमा मतलब कि जो जैसे जमीन के अंदर में सुरंग बने की ऐसे रास्ता बना होता है, तो वो रास्ता था और आम आदमी को वहां जाने की मनाही थी। तो लेकिन जो छोटू था, उसके जो पापा थे, उनके पापा के पास सिक्योरिटी पास था, जो मतलब कि पापा उसके जाते थे कि छोट और किसी को जाना मना था। ठीक है, लेकिन एक दिन छोटू ने अपने पापा का पास लिया, सिक्योरिटी पास लिया और वो सुरंग में जा पहुंचा। फिर क्या हुआ? तो उसकी माँ ने उसको, छोटू कितनी बार तुमसे कहा है कि उस तरफ मत जाया करो? फिर वो बोलता है, पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। उसकी मम्मी बोलती है, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो ये सुरंगनुमा रास्ता में छोटू के पापा जा सकते थे, और माने कि जो उससे रिलेटेड है उस सिक्योरिटी से, तो उनमें छोटू के पापा थे और दूसरे लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को जाना, माने कुछ लोगों के लिए ये दिया जाता था। और उसमें छोटू के पापा भी थे। वो हमेशा अपने मम्मी से कहता था, तो पापा क्यों जाते हैं, उसे भी जाना। तो उसकी मम्मी कहती कि छोटू, पापा को काम पे जाना पड़ता है। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज उसके पापा की छुट्टी थी, तो छोटू ने, और छोटू के पापा आराम कर रहे थे, तो छोटू ने उनके नजर बचाकर उनका सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया कि सुरंग में आखिर क्या है, उसके मन में जिज्ञासा थी, तो वो उस तरफ चल दिया वो पास लेकर। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। काट उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल रहा था। तो उसका जो कॉलोनी था, पूरा जो कॉलोनी था, वो जमीन के नीचे, मतलब कि जो हम लोग जो जमीन में रहते उसके नीचे उसका बसा हुआ बस्ती जैसा था। और वो जो सुरंगनामा जो रास्ता में वो चल दिया, वहां उसे दिए जैसे प्रकाश दिख रहा था। और वहां में वो घुसने के बाद उसे एक बंद दरवाजा का सामना करना पड़ा। पर उसमें एक खांचा, मैंने ऐसे घुसाने वाला कुछ बना हुआ था, तो छोटू ने खांचे में काट डाला,
तो जैसे उसके पापा जाते हैं तो वो कार्ड से वो दरवाजा खुल गया और वो घुस गया अंदर। तो और उसके हाथ में फिर वो पास आ गया, तो उसने उठा लिया और वो दरवाजा बंद हो गया। तो छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि सुरंग नुमा जो ये रास्ता कहाँ जाता है, या जमीन के ऊपर का सफर कराने का मौका मिला। उसे लगता कि शायद ऊपर में जाने का उसको इससे मौका मिले, तो नीचे ही उनका पूरा बस्ती बसा हुआ था, कॉलोनी। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाई निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू को तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो छोटू तो आगे बढ़ने लगा, उसे तो इतना मालूम नहीं था इसके बारे में, तो पहली बार आ रहा था। पर वहाँ जो निरीक्षक मतलब कि जो सिक्योरिटी जो मशीन सब लगा हुआ था, तो उसमें कुछ डाउट वाला एक मैंने साइन हरकत देने लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ है ऐसे करके, क्योंकि ये सुरंग में इतना कम हाइट वाला, वो तो छोटा था ना लड़का, तो वो छोटा था, तो छोटा हाइट वाला वो कैसे आ गया इसमें। तो वो जो नियंत्रण केंद्र में उसका जो सुरक्षा वाला जो निरीक्षण यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली और नियंत्रण केंद्र में इसकी मैंने दे दिया गया, जाके खतरे की सूचना दे दी कि मतलब कम हाइट का है, क्योंकि वो तो छोटू वहां नहीं जाता था। तो जैसा अगर आप मान लो सिक्योरिटी एरिया के हैं, तो वो जो उसका मेंबर होता हुआ आया, अगर दूसरा आया तो फिर उसका सूचना हो ही जाता। वैसे ही छोटू के साथ हुआ। इस सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। जब पता चल गया सिक्योरिटी वालों को, तो ये तो उसके माने कि उसके पापा के बारे में सबको मालूम था, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी के जो सिपाही लोग थे, उसको वो लोग दौड़ के आए और छोटू को पकड़कर उसके घर में छोड़ दिया। और छोटू की माँ उसको इंतजार कर रही थी। अब तो छोटू की खैरियत नहीं, आज उसने इतनी बड़ी गलती है, पापा का पास चुरा कर वो गया था, तो छोटू का बचना मुश्किल था अगर उसके पापा घर में नहीं रहते तो। मम्मी तो उसको खूब पिटाई करती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। तो उसके पापा मम्मी को समझा रहे थे कि रहने दो, बच्चा गलती किया है, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, मैं छोटू को समझा दूंगा, है ना। तो उसके पापा छोटू को बोलने लगे कि जमीन के मतलब कि बोलने लगे कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र जमीन से ऊपर है और वहां में आम आदमी लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहां का माहौल अलग है ना। तो फिर वो छोटू बोलता आप कैसे जाते हैं वहां? वो बात भी लाजमी था, मैंने छोटू जो सवाल कर रहा वो भी सही था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा बोलते वहां में हम लोग एक खास किस्म का हम लोग सूट पहन के जाते हैं, और जिससे हम लोग ऑक्सीजन भी मिलती है, और जूते पहनते जो हमारा जमीन में रहे और हमें ठंड भी ना लगे, इस तरह का वो लोग कवर करके एवरीथिंग लेके जाते हैं जो मैंने सेफ रहे। और दूसरे लोग जाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो वो बोलते हैं इसलिए हम लोग वहां जाते हैं। और जो और जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, यानी हम लोग को एक ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे हम लोग वहाँ
चले, क्योंकि छोटू लोग तो अंदर सुरंग जमीन के अंदर रहते थे, है ना। तो और उसके पापा ऊपर सुरंग से जाते थे, तो अपना उनका इसका एक ड्रेस होता था, जूता होता था, ऑक्सीजन भी मिलता था। तो इस तरह मैंने छोटू के पापा उसको समझा रहे थे कि ऐसे मत जाना। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीवधारी रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो छोटू के पापा बोल रहे, कभी किसी समय हमारे मंगल ग्रह में हम लोग के जो लोग थे, हम लोग जमीन में रहते थे, और बिना किसी यंत्र मशीन का सहारा लिए, और ना ही कोई खास ड्रेस पहन के, हम लोग आराम से हमारे जो हम लोग के फोर फादर, हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे नेचर में क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगा। और उसका रीजन क्या था, कारण सूरज में माने कि सन में चेंजेस आने लगा। जो सूरज से हम लोग को रोशनी मिलती है, उस उष्णता माने गर्मी मिलती है, इन तत्वों से जीवों का पोषण होता है। माने इसके वजह से हम लोग, देखो सन नहीं होने से तो हम लोग पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते। तो हम लोग को सूर्य के गर्मी रोशनी सबकी माने जरूर, लेकिन उसमें चेंजेस आने से बहुत कुछ खत्म हो जाता है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, यानी कि सूरज में ऐसा जो सन का ऐसा जो चेंजेस आ गया, उसका जो उसका जो गिरने की वजह से, तो उससे क्या हुआ, प्राकृतिक संतुलन जो क्या बोलते हैं, नेचर का जो इम्बैलेंस हो गया। तो इससे क्या हो जाता है, प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने पर यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। बोलते कि जो नेचर में चेंजेस आया सन के वजह से, इसके वजह से क्या हो गया कि पशु पक्षी पेड़ पौधे और दूसरे जीव नहीं इसका सामना कर सके। सिर्फ उनके जो पूर्वज है, जो वो छोटू के पापा कह रहे हैं, उनके जो फोर फादर है, उन्होंने इस सिचुएशन का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहते हैं रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो बोला कि हम लोग, हमारे पूर्वज लोग माने टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग जमीन के नीचे, हम लोग जमीन के नीचे घर बना पाए, और बहुत सारे मशीन के वजह से उसका हेल्प लेकर जो सूर्य का रोशनी है, उसका जो शक्ति है, रोशनी, उसकी गर्मी का हम लोग मशीन के द्वारा ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि जाके माने कि उनको जो जितना चाहिए उतना वो ले सके। ज्यादा होने से क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो जमीन के नीचे वो मशीन के द्वारा लेकर अपना ठीक से सुचारू रूप से उनको चला रहे हैं। लेकिन इनको चलाने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और उनमें कुछ लोग हैं जो इसे ट्रेनिंग है वो लोग करते हैं, है ना। तो उन लोग को ध्यान देना पड़ता है, जिसमें से छोटू के पापा भी एक थे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो छोटू जब सुन लेता, बोलता हाँ पापा, मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, जो वो मशीन को कंट्रोल करना या देखना ऐसे। तो बोलते हैं कि उसकी माँ बोलती है हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए तो खूब पढ़ना होगा और मम्मी पापा का बात मानना होगा। हम्म। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक झलक रहा था, एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रह रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के
अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो दूसरे दिन जब पापा छोटू के पापा काम में गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम का जो इन्वायरमेंट थोड़ा चेंजेस देखा, तो बदला बदला उनको लगा। हाँ, तो शिफ्ट जो खत्म हो गया था, तो उसके जो प्रमुख थे, जो मेन थे, जो टीवी स्क्रीन की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन लोग जो कंट्रोल देखते, जो स्क्रीन होता है, तो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। जब छोटू के पापा को डाउट हुआ तो उन्होंने इशारा किया, तो स्क्रीन में एक बिंदु झलक रहा था और ये बताने लगा कि ये कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। माने ऐसा लग रहा है कुछ आ रहा है ऐसे करके, वो अपना जगह अडिग माने अपने जगह में वो स्थिर नहीं, वो ऐसे हिल के आ रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली, माने कुछ टाइम के दौरान ये जगह चेंज हुआ। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है, माने उसके अनुसार। तो उसके पापा दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का ये हो गया। तो अ, वो कंप्यूटर बिंदु में क्या दिखा रहा है कि वो हिल रहा है, कुछ बिंदु जैसा आ रहा है, वो हिल रहा है, वो अपनी जगह में अडिग नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष यान तो नहीं, हम लोग बातें कर रहे थे। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो वो जो दूसरा जो प्रमुख था कंट्रोल रूम का, वो देखा, वो बोल रहा हाँ हमको भी डाउट है कि जैसे लग रहा संदेह है कि ये कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। वो सोचने लगे कि क्या है, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा ये कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति पर कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। नहीं, उसके पापा सोच रहे हैं क्या सचमुच में कोई जो माने अंतरिक्ष यान है, जो यूएफओ होता है ना, तो बोले ऐसा आ सकता है हमारी धरती में, या दूसरी जगह भी कोई जीव, माने हमारे जैसे भी दूसरे धरती में कोई जीव है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है। अगर होगा भी तो क्या वो इतना डेवलप कर चुका है जो वो लोग अंतरिक्ष यान छोड़ सके, ऐसा मैंने छोटू के पापा सोच रहे। वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश इस नए मेहमान की नजदीक से देखा जा सके। हाँ, अगर इस तरफ आ रहा है होगा तब तो वो संभव हो सकेगा। तो मैंने उसके पापा सोच रहे कि ऐसा डेवलप हो चुका है, हमारे जो फोर फादर थे, जो पूर्वज थे, वो लोग ने तो किया था, हम लोग तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा माने एनर्जी चाहिए वो हम लोग के पास नहीं है। खास में उसको पास से देख पाता, छोटू के पापा ऐसा मतलब सोचने लगे, तो मतलब कि देख सके। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे क्या देख रहा, वो अंतरिक्ष यान जो उसे एक यांत्रिक हाथ मतलब मशीन का हाथ निकला, और वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। तो छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा और देख रहा था क्या हो रहा है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे, इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ में छोटू के पापा तो देख रहे थे, और कॉलोनी के जो प्रबंधक है
उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और वो भाषण दे रहे थे कि बोल रहे थे कि उन्हें अभी पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और एक यान जो हमारे यहाँ माने कि गर्त में माने नीचे की तरफ वो चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये जो यान है ये पास के ही कोई ग्रह कोई प्लेनेट से छोड़ा गया है और ऐसी हालत में हम लोग को क्या करना चाहिए वो अध्यक्ष ने उन्होंने अपने भाषण में वो पूछ रहे थे लोगों से। हम्म। तो उन्होंने नंबर 1 को बोला, नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? ठीक है। तो कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। नंबर 1 जो था वो कॉलोनी का पूरा सिक्योरिटी का इंचार्ज था, वो देखता था। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो नंबर 1 बोलता है कि कागज मतलब समेटते हुए कि हम लोग ये जो दोनों आ रहे हैं इसको हम लोग जला के माने कि नष्ट कर सकते, इतना हमें कैपेसिटी है। पर इससे क्या होगा, हमको कोई नॉलेज इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि नष्ट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। और जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले और इसको मजबूर कर देने कि जमीन में उतर जाओ, हमारे पास ये मशीन भी नहीं है। ठीक है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। हाँ, लेकिन अगर ये जमीन में उतर जाए तो इसको हम खुद ब खुद उसको माने कि उसको बेकार कर हम लोग कर सकते, इतना कैपेसिटी हम में है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं। माने उन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि उनके उसके नॉलेज के हिसाब से इसमें कोई आदमी नहीं है, सिर्फ एक जो मशीन ही है और मशीन के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जा रहा है, ये सिर्फ एक यंत्र है। इसलिए वो नंबर 1 बोल रहा है इसको नष्ट कर नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि उससे हमको कोई जानकारी नहीं मिलेगा और उसको नीचे उतरने के लिए हम मजबूर भी नहीं कर सकता और हमें उतना कैपेसिटी नहीं है। हाँ, नीचे उतरने के बाद हम इसको खुद ब खुद करा सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। नंबर 1 की बात सही है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इससे मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 2 ने बोला नंबर 1 सही बोल रहा है, लेकिन अगर हम उन मशीन को खराब कर देंगे तो जो जहाँ से ये जो भेजा गया है तो वो लोग दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि कुछ यहाँ में भी कुछ है। तो इससे अच्छा है हम लोग इसको देखते रहे। नंबर 2 ने कहा जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि इससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। तो वो कहते तो उसके बाद जो नंबर 1 नंबर 2 बोलते हैं कि इससे अच्छा है हम लोग अपना अस्तित्व को छुपाए रखें और वे क्योंकि वो जो जहां तक हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि इन यंत्रों को गलत फहमी हो कि जमीन में कोई चीज नहीं है, मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि इनको पता नहीं चलना चाहिए हम लोग हैं। हो सकता है ना हमारे बारे में पता करने के लिए भेजा हो और वो लोग हमसे लाभ उठाए।
अध्यक्ष महोदय ने से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे लिए किया जाए। तो नंबर जो 2 थे वो वैज्ञानिक थे, नंबर 2, तो उन्होंने ये सब बात कही और अध्यक्ष महोदय को कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह का प्रबंध किया जाए कि वो जो आने वाला ग्रह से जो यूएफओ आ रहा है, जो अंतरिक्ष यान है, उनको उसको पता ही ना चले यहाँ में कुछ है और हम लोग उसको नष्ट भी ना करें, जाके उनको ये जानकारी ना मिले। हो सकता है फ्यूचर में वो लोग और ज्यादा इससे पावरफुल यंत्र भेजे तो हम लोग के लिए खतरा हो। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे और जो नंबर 3 थे वो सामाजिक जो सोशल का जो सोसाइटी का जो देख रेख का काम करते थे, व्यवस्था ठीक है या नहीं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष को बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। तो उसके अध्यक्ष उसके बाद में बोलने ही जा रहे थे कि तभी फोन का क्या है, घंटी बज गई। तो यहाँ पे नंबर 1 ने बोला ठीक नहीं है, हम उनको नष्ट ना ही करें तो ठीक है। नंबर जो थे उन्होंने नंबर 2 उन्होंने भी बोला कि यंत्रों को नष्ट कर देंगे तो खतरा है, वो बेकार होने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग देखते रहे। और नंबर 3 ने कहा कि हम लोग को जहाँ तक हो सके अपना जो अस्तित्व है दूसरे लोगों को ना पता चले हम लोग यहाँ है कि छुपा के ही रखना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए और ऐसा कुछ माने कि दूसरे लोगों को जो यंत्र आया है उसे ये ना खबर हो कि यहाँ में भी कोई जीव है। तो वो अपना अध्यक्ष महोदय से बोलते हैं मैं आपको दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कुछ बंदोबस्त करिए कि वो यंत्र को कुछ ऐसा पता ना चले। तो और जो नंबर 3 थे वो सोसाइटी का देख रेख करते थे। तो उनको कुछ जवाब देने ही आल वाले थे अध्यक्ष महोदय, तो तभी फोन की घंटी बज उठी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए बोले, उन्होंने कहा भाइयों अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो वो जैसे फोन उठाने के बाद रखने के बाद बोले एक अंतरिक्ष यान हमारे जमीन में उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। उसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसके निरीक्षण जारी है। तो वो बोल रहे थे एक अंतरिक्ष यान आ गया अध्यक्ष महोदय, और वो दिन छोटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। तो वहां से वो भी देख रहा था, उसे भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि, तो वो पापा से बोल रहा था, इस देख रहा था ना वो यंत्र को, पापा ये इसके अंदर क्या होगा। उसके पापा बोल रहे अभी नहीं बताया जा सकता है, इसको मैंने निरीक्षण इसको देखा जा रहा है क्या है। उस पर बार बार हमारा ध्यान है कि इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो यहाँ उन लोग बात कर रहे थे कि देखेंगे कि क्या करता है ये यंत्र, इसका नियंत्रण वो लोग देख रहे हैं। अगला कदम क्या उठाना उस वो यंत्र को देख के मैंने करेंगे। तो ऐसे बोलेंगे वक्त आने पर क्या होगा। तो छोटू के पापा ने ये सब बताया। तो उसने छोटू को एक कौंसल कौंसल दिखाया जिस पर कई बटन है, जैसे यहाँ फोटो में दिख रहा है ना, कौंसल है, इसमें कई बटन है और यहाँ से स्क्रीन में वो लोग ये जो अंतरिक्ष यान आया है उसको ये लोग देख रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वो शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, जिस वजह से कि वहां का मिट्टी का मैंने निरीक्षण करने के लिए वो अंतरिक्षयान ले रहा था। जैसे आजकल नासा के भेजा था ना, उसी हिसाब से यहाँ में बनाया गया कहानी पे। तो वो ले रहा था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, शिवाय एक के, उसका ध्यान कहीं और था। और सब लोग उस अंतरिक्ष यान को देख रहे थे, लेकिन एक था जो उसको ध्यान नहीं देख रहा था। वो कौन था? छोटू का सारा ध्यान था कॉन्सोल पैनल पर।
काउंसिल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक ना पाया, वो लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींचा। लेकिन छोटू का ध्यान वहां नहीं था, उसका जो काउंसिल में ये जो है बटन उस पर जा रहा था, वो मतलब बहुत रोक कर भी वो रोक नहीं सका और उसने लाल बटन दबा ही दिया। खींच खींच रहा था मतलब कि, और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें काउंसिल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद दिया और पूर्व लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो छोटू के जो पापा है, जब देखा कि छोटू ने दबा दिया और वहां में खतरे का घंटी, रेड बटन किस लिए होता है, जैसे खतरा है तो उसने दबा दिया, खतरा है तो उसके, वो तो बच्चा है उसने दे दी, मतलब खेल खेल में उसको एक जिज्ञासा थी, तो छोटू के पापा ने उसको खींच के एक थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने तो गलती कर दी थी। फिर से उसने पहले की स्थिति में लाल बटन को ला दिया क्योंकि वो खतरे के घंटे के लिए था। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तो वहां में जो आंतरिक हाथ था, मतलब कि एकाएक उसका हाथ, तो यांत्रिक जो हाथ था वो एकाएक उसका काम रुक गया। और वहाँ जो पृथ्वी से नासा ने जो ये भेजा था, उसका सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का आंतरिक हाथ बेकार हो गया। मतलब कि वो जो काम वो मिट्टी ले रहा था तो उसका वो बेकार हो गया। तो वहां से वो उनको सिग्नल मिल गया कि काम कर रहा था लेकिन वो हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। और नासा के वहां से कोशिश भी जारी है। जो यांत्रिक यान उन्होंने मंगल ग्रह में भेजा है तो उसको, उसकी माने जांच जारी है, चल रही है कि कैसे यांत्रिक यान खराब हो गया है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, और उसके कुछ दिन बाद जो हमारे अर्थ पर पृथ्वी के सब अखबार न्यूज़पेपर में क्या छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। और न्यूज़पेपर में क्या मिला, जो जो यान भेजा था उस यान के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उनके वाइकिंग को उन्होंने दुरुस्त माने कि ठीक कर दिया उस हाथ को। और उसने बहुत सारे मिट्टी का जो नमूना है वो काम शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी का मैंने देखने के लिए कि उसको जांच कर सके किस समय का कैसा था, इसमें सभ्यता थी, यानी वो जांच के लिए वो भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक है वो सब उत्सुक कि उसको रीड करने के लिए कि उस मिट्टी का, कि उसमें उनको मैंने उम्मीद है, सब वैज्ञानिकों को आज भी उम्मीद है कि पहले वहाँ सभ्यता थी, लोग थे, तो क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ में जीव था, आदमी जैसे हमारे पृथ्वी में वैसे मंगल ग्रह में भी उनका अस्तित्व है या नहीं, आज भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसी आधार पर, उसी सोच के आधार पर ये जो चैप्टर है पार नजर के, जो दिखाई नहीं देता, ये लेखक ने लिखा है, जयंत विष्णु नर्लिकर ने। तो ये मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देश पांडे ने। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, आप एक बार दो बार पढ़िए, अच्छा लगेगा। आज भी हमारे अंदर मंगल ग्रह के बारे में उत्सुकता है, ऐसा लगता है मंगल ग्रह में तो जीव है, क्योंकि वहाँ मिट्टी भी देखा गया है, घास भी देखा गया है, ऐसा मैंने कि कुछ वैज्ञानिकों को एक होप है। तो इसको आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, और कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।